धनहीनो न हीनश्च धनिकः स सुनिश्चयः विद्यारत्नेन हीनो यः स हीनः सर्ववस्तुषु। अर्थात धनहीन व्यक्ति यदि विद्या रूपी धन से युक्त है तो वह दीनहीन नहीं होता, बल्कि वह निश्चय ही धनवान कहलाता है। किंतु विद्या रूपी रत्न से जो वंचित है वह निश्चित ही सभी प्रकार से दीनहीन कहा जाता है। जी हाँ, हम शिक्षा समन्वित हो अपनी विद्वत्ता का, व्यावहारिक विद्या का हमेशा संवर्धन करते रहें। भारत की भारती और स्वयं की भारतीयता को नित्य नए उत्कर्ष के शिखर का संस्पर्श कराते रहें। इन्हीं उद्देश्यों की सिद्धि के साथ अभिनंदन, अभिवंदन और अभिवादन की परंपरा को लेकर सुप्रभातम के एक और नए अंक के साथ प्रस्तुत हूं मैं नारायण दत्त मिश्र। निर्मर्यादस्तु पुरुषः पापाचार समन्वितः मानं न लभते सत्सु भिन्न चारित्र दर्शनः। जो मर्यादाओं को त्याग कर अच्छे कर्मों का आचरण नहीं करता और जिसके विचार और व्यवहार दोनों अलग अलग दिखते हैं, वैसा व्यक्ति अच्छे लोगों के बीच कभी सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि संसार में सब कुछ समय से होता है। तो समय के इस मर्यादित स्वरूप को समझते हुए आरंभ करते हैं सुप्रभातम का आज के पंचांग के माध्यम से, जहां आप समय की भारतीय वैचारिकता और वैज्ञानिकता से हो लेते हैं परिचित। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, बृहस्पतिवार, मूल नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। तो यह थी प्रस्तुति आज के पंचांग की। संस्कृत का एक प्रसिद्ध श्लोक है, न कर्मणा लभ्यते चिंतया वा नाप्यस्ति दाता पुरुषस्य कश्चित, पर्याय योगात् विहितं विधात्रा कालेन सर्वं लभते मनुष्यः। अर्थात न तो कोई कर्म करने से नष्ट हुई वस्तु मिल सकती है, न चिंता से ही। कोई ऐसा दाता भी नहीं है जो मनुष्य को उसकी विनष्ट वस्तु दे दे। विधाता के विधानानुसार मनुष्य समय आने पर ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो अब समय हमें अच्छी वाणी के साथ सजी हमारी सुभाषित की प्रस्तुति के उद्देश्य को प्राप्त करने का दे रहा है निर्देश। तो आइए सुन लेते हैं सुभाषित को अपने चिर परिचित 3 भाषाओं के साथ। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण जिसके पास होते हैं देवता उसकी सहायता करते हैं। Enterprise, courage, patience, wisdom, strength and bravery. Whoever has these 6 qualities, God himself supports them. अब बात भारतीय ज्ञान परंपरा की। ओडिशी नृत्य कला की शुरुआत ओडिशा राज्य में मंदिरों में हुई थी। तब से लेकर आज तक यह नृत्य शैली जीवित है और शास्त्रीय नृत्य की सबसे पुरानी शैलियों में से एक भी है। इस नृत्य कला में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कथाओं को दर्शाया जाता है। ओडिसी नृत्य में भी चेहरे की भाव भंगिमा और हाथ पैरों की मुद्रा भरतनाट्यम के समान ही होती है। ओडिशी नृत्य एक बहुआयामी कला रूप है जो दार्शनिक गहराई, सांस्कृतिक महत्व, आध्यात्मिक संदेश और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति से समृद्ध है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। पुरातत्व सर्वेक्षणों के अनुसार ओडिसी एक प्राचीन नृत्य शैली है। उदयगिरी की पहाड़ियों में यानी भुवनेश्वर के पास खारवेल युगीन अवशेष, कोणार्क ब्रह्मेश्वर, शिव मंदिर व जगन्नाथ मंदिर में मुद्रित नृत्य प्रतिमाएं तथा प्राचीन काल से इन मंदिरों की 4 दीवारी में इसका निरंतर प्रदर्शन इस शैली की पुरातनता के साक्ष्य हैं। भारत के नाट्य शास्त्र में नृत्य यानी वृत्त की 4 शैलियों का उल्लेख है। अवंती, दक्षिणात्य,
पांचाली व औड्र मागधी। यहाँ औड्र उड़ीसा तथा औड्र मागधी ओडिसी नृत्य हेतु है। जैन कल्पसूत्र व वज्रयान बौद्ध शाखाओं में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस प्रकार की ऐतिहासिक महत्वपूर्ण प्रामाणिक साक्ष्यों सदियों से विशुद्ध नृत्य शैली की निरंतर प्रस्तुति तथा उड़िया कवि व रंगकर्मी कालीचरण पटनायक के प्रयासों से 1958 में आधिकारिक तौर पर ओडिसी नृत्य को भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्राचीन शैली व ओडिसी नाम से स्वीकृत किया गया। कुछ वर्षों पूर्व तक केवल मंदिर प्रांगण में किया जाने वाला यह नृत्य आज मंच प्रदर्शन, शिक्षण प्रशिक्षण व जनरंजन का साधन है। मूलतः इसकी एकल प्रस्तुति ही की जाती थी, परंतु वर्तमान समय में एकल व सामूहिक दोनों स्वरूप प्रचलित हैं। ओडिसी जो इसका रिवाइवल था वो 1950 के बाद ही हुआ, लेकिन जो इसका सबसे पुरातत्व का प्रमाण मिलता है वो ईसा से 100 वर्ष पूर्व उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी खंडगिरी नाम की जैन गुफाएं हैं, जहाँ पे सबसे पहला प्रमाण माना जाता है, जिसमें एक नर्तकी, उसके संगतकार और राजा और एक सभा में वो नृत्य हो रहा है। तो ये स्कॉलर्स कहते हैं कि सबसे पहला नृत्य की प्रस्तुति का प्रमाण है हमारे देश। उसके बाद आप देखेंगे उड़ीसा के मंदिरों में, अनेक मंदिरों में 6वीं से लगभग 14वीं शताब्दी तक इस नृत्य के होने का प्रमाण मिलता है, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियाँ आप देख सकते हैं उड़ीसा में अलग अलग मंदिरों में, चाहे वो शिव मंदिर हो, चाहे वो जगन्नाथ मंदिर हो, चाहे वो कोणार्क सूर्य मंदिर हो। और उसके बाद लगभग 16वीं शताब्दी में जब उड़ीसा में आक्रमण हुए, बाहर से लोग आए, तो एक नई धारा शुरू हुई, गोटीपुआ जिसे हम कहते हैं। छोटे छोटे लड़के स्त्री वेश में नृत्य करते थे। वो उनकी वजह से हम कहें कि आज हमें इस नृत्य का हम देख पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस नृत्य को जीवित रखा। ओडिसी नृत्य शैली में महारी व गोटीपोवा शैलियां निहित हैं। महारी महानारी भगवान जगन्नाथ हेतु माहेश्वरकृत अभिनव चंद्रिका में इस शैली की मुद्राओं, हाथ पैर व शरीर का विस्तृत चित्रण है। इसमें लास्य अंग की प्रधानता है। बौद्ध, शैव, शाक्त, वैष्णव संस्कारों व श्रृंगार प्रधान इस शैली का हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक शास्त्रीय संगीत शैलियों से अलग अपना स्वतंत्र शास्त्र पक्ष, क्रियात्मक पक्ष व सांगीतिक पक्ष है। ओडिसी नृत्य के दौरान मृदंग, करताल, मजीरे, बांसुरी, वीणा आदि वाद्यों से संगति की जाती है। ओडिसी शैली का अपना स्वतंत्र संगीत है। इसकी तालें नवताल, दशताल, अग्रताल आदि। रागों में कल्याणा, नट, बरारी, पंचम, घनाश्री, भैरवी आदि तथा रागांग, भावांग व नृत्यांग से पल्लवी, भजन, छंद तथा गीत गोविंद के पदों का प्रयोग होता है। ओडिसी एक बहुत लालित्यपूर्ण नृत्य है। उसकी जो भंगिमाएं हैं वो मूर्तिवत हैं, और उसका जो चलन है एक भंगिमा से दूसरी में जाना, वो बहुत सहज और बहुत ही सुंदर ढंग से होता है। तो हर एक नृत्य का एक प्रस्तुतिकरण का क्रम है। शुरू में हमेशा इन्वोकेशन होता है, हम ओडिसी में मंगलाचरण करते हैं। उसके बाद परंपरागत रूप में एक हम आइटम करते थे बट्टू, जो आजकल काफ़ी कम हो गया है। फिर अभिनय में या तो गीत गोविंद की अष्टपदी होती है या फिर ओडिया गीतों पे अभिनय किया जाता है। पल्लवी जिसमें कोई कविता या अभिनय नहीं है, केवल ताल और लय पे आधारित नृत्य होता है, और अंत में मोक्ष होता है। ओडिसी नृत्य आभूषणों में टाहिया, सिंथी, टिक्का, माथा पट्टी, अल्लका, कापा, झुमका, बाही चूड़ी, कंकड़, कमरबंद, घुंघरू आदि हैं। संबलपुरी व बोमकाई साड़ी कला की चमकदार गहरे नारंगी, बैंगनी, लाल, हरे, नीले रंग की साड़ी अथवा सुविधानुसार सिले हुए पायजामा नुमा परिधान पहने जाते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो ओडिसी नृत्य एक बहुआयामी कला रूप है, जो दार्शनिक गहराई, सांस्कृतिक महत्व, आध्यात्मिक संदेश और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति से समृद्ध है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। आयुर्वेद के ग्रंथ 3 शारीरिक दोषों जिन्हें त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ, इनके असंतुलन को रोग का कारण मानते हैं और समदोष की स्थिति को आरोग्य, और इन सभी स्थितियों के साथ सदा सर्वदा और सर्वतः प्रसन्न रहना ही व्यक्ति के स्वस्थ रहने या होने की स्थिति को दर्शाता है। और इस स्थिति की प्राप्ति के लिए हम भी आप सभी के लिए लेकर आते हैं स्वास्थ्य मंत्र। तो आज के स्वास्थ्य मंत्र में क्या है विशेष, आइए देखते हैं। डेंगू वायरस से होने वाला रोग है जो संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू बुखार के लक्षण आमतौर पर छोटे बच्चों और उन लोगों में हल्के होते हैं जिन्हें ये बीमारी पहली बार हुई हो। बड़े बच्चों, वयस्कों और जिन लोगों को कोई संक्रमण पहले हुआ हो उनमें मध्यम से गंभीर लक्षण हो सकते हैं। क्योंकि बच्चे अपनी समस्या नहीं बता सकते, इसलिए डेंगू बुखार होने पर उनमें लक्षणों को लेकर अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। जब एक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो विषाणु मच्छर में पहुंचता है और मच्छर को संक्रमित कर देता है। फिर जब वही संक्रमित मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। संक्रमित मच्छर के काटने के 3 से 10 दिन की अवधि में व्यक्ति में डेंगू के लक्षण नजर आने लगते हैं। डेंगू बुखार एडीज मादा मच्छर के काटने से फैलता है। एडीज मच्छर दिन में काटता है। ये मच्छर साफ पानी में पनपता है। घर के आसपास या छत पर रखे पुराने सामान में इकट्ठा साफ पानी में ये मच्छर पनपता है। डेंगू की बात करें तो एक आम वायरल बुखार की तरह आमतौर पे प्रेजेंट करता है। तो अगर हम 100 बच्चों को देखें तो 100 में से 95 बच्चे ऐसे होंगे जिनमें ये आम बुखार की तरह आएगा। ज्यादातर बच्चों में 2-3 दिन का बुखार, थोड़ी बहुत उल्टी या पेट दर्द होगा और उसके बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और हम अगर टेस्ट ना कराएं तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये डेंगू है। पर कुछ बच्चों में ये थोड़ा सा गंभीर रूप ले सकता है। तो हमने कहा 95% बच्चे, अब अगर हम 5% बच्चों की बात करें तो वो 5% बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। साधारण डेंगू बुखार 5 से 7 दिन की अवधि में ठीक हो जाता है। वहीं डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम में गंभीरता और जटिलताएं अधिक होती हैं। डेंगू एक बाईफेजिक फीवर होता है। इसका मतलब पहले 2 दिन बुखार आएगा, तेज बुखार, फिर बुखार थोड़ा सा कम होगा। ये जब बुखार कम हो रहा होता है उस दौरान प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस एंटिसिपेटेड होती हैं। उस दौरान ही कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो हमको ज़्यादा सावधानी बरतनी है। अगर उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा है, या बच्चे को किसी भी तरह की सुस्ती आ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या सांस लेते वक्त छाती में दर्द हो रहा है, या कहीं से भी ब्लीडिंग है, नाक से ब्लीडिंग है, शरीर पे लाल या नीले रंग के दाने आ गए हैं, या किसी भी उल्टी में या पेशाब में खून अगर माता पिता को दिखाई देता है, तो इमीडिएटली अस्पताल ले जाना है, क्योंकि यहाँ पे डेंगू गंभीर होने का लक्षण है। आवश्यक है कि डेंगू बुखार होने पर उसका सही प्रबंधन किया जाए। डेंगू बुखार के अधिकांश मामले 1 से 2 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं और कोई स्थायी समस्या नहीं होती। डेंगू के सभी रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती। यदि किसी में बीमारी के लक्षण गंभीर हो या बुखार ठीक होने के बाद कोई असामान्य लक्षण उत्पन्न हो तो तुरंत ही चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। डेंगू के बुखार में ब्लड वेसल्स में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने का चांस होता है। तो अगर हम पर्याप्त मात्रा में हम पानी ले रहे हैं, ORS ले रहे हैं और लक्षणों का ध्यान रख रहे हैं, तो हम गंभीर डेंगू से बचाव के लिए तैयार हैं। ध्यान रखिए, बुखार के लिए सिर्फ पैरासिटामोल, बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड्स या हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, और रेस्ट ज़रूरी है। तो हम रफली 5 से 7 दिन के लिए रेस्ट एडवाइस करते हैं जब बच्चे को स्कूल नहीं जाना चाहिए। घर के अंदर बच्चा कितना भी मोबाइल हो सकता है, बट हम आउटडोर एक्टिविटीज़ रेस्ट्रिक्ट करने को बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा सावधानी बच्चे के लक्षणों को लेके। और दूसरे, अगर एक बच्चे को डेंगू हुआ है, आमतौर पे डेंगू इंडोर्स होता है, जो मच्छर है वो घर के अंदर ही पनप रहा होता है, तो अगर एक किसी को हुआ है तो घर के और मेंबर्स को हो सकता है। तो उन मच्छरों से बचाव के लिए
पूरी सावधानी बरतें और मच्छरदानी का इस्तेमाल, दिन के दौरान फुल कपड़ों का इस्तेमाल, स्पेशली जो लोअर्स हैं वो फुल हों, और अगर स्प्रेइंग से या पानी भरे हुए बर्तनों को रिमूव करके हटा के और ऐसे आप बचाव कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट आपको बहुत अच्छे से सर्वेलेंस करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ डेंगू का मच्छर पनप सकता है। तो कोई भी जगह जो डैम्प है, जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही है और जहाँ पे पानी का या वेजिटेशन है, वहाँ पे ये मच्छर पनप सकता है। तो आपको उन जगहों को हटाने की ज़रूरत है, उन इनफैक्ट ब्रीडिंग प्लेसेस को रिमूव करने की ज़रूरत है। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे को डेंगू बुखार है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। रोग की गंभीरता से बचाव के लिए बच्चों में डेंगू का सही उपचार करें। घर के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे मच्छर को पनपने से रोका जा सके और डेंगू जैसी समस्या से बचाव हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अभी समय है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्दी ही लौटते हैं। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। पुनरपि स्वागतम। जी हाँ, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हमने कहा पुनरपि स्वागतम, जो एक संस्कृत का वाक्य है। इसे हम सीखते हैं संस्कृत पाठशाला के माध्यम से। तो आइए संस्कृत सीखने के लिए हम चलते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षा में, जहां व्यावहारिक वाक्यों के संस्कृत स्वरूप से अवगत करा रहे हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्याम् अभिनवकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। अपनी संस्कृत की पाठशाला में हम रोज़मर्रा में प्रयोग में होने वाले वाक्यों को बोलना सीख रहे हैं। सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आज सीख लेते हैं कुछ और नए वाक्यों को। वाक्य यदि हमें बनाना हो, यह तो सच है ना, तो इसके लिए कहेंगे एतत् सत्यम खलु। एतत् सत्यम खलु। वह मैं भी जानता हूं। इसके लिए कहेंगे तद अहम अपि जानामि। तद अहम अपि जानामि। उतना आवश्यक नहीं। तावद आवश्यकम न। तावद आवश्यकम न। वाक्य यदि कहना हो इतनी देर क्यों हुई, तो संस्कृत में कहेंगे किमर्थम एतावान विलंबः। किमर्थम एतावान विलंबः। काफी है। पर्याप्तम अस्ति। पर्याप्तम अस्ति। या फिर यथेष्टम अस्ति। यथेष्टम अस्ति। यदि कहना हो आपका क्या बिगड़ा, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे भवतः का हानिः। भवतः का हानिः। आपका क्या मतलब है। भवतः कः अभिप्रायः। भवतः कः अभिप्रायः। उसका क्या कारण है। तस्य कारणम किम। तस्य कारणम किम। स्वयं करते हो क्या, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे स्वयं एव करोति किम। स्वयं एव करोति किम। वह मुझे पसंद नहीं है। तत् मह्यम न रोचते। तत् मह्यम न रोचते। वही रटता रहता है। तदेव रटति सः। तद एव रटति सः। बहुत ध्यान रखता है। बहु अवधानम करोति। बहु अवधानम करोति। नहीं तो बहुत कष्ट होगा। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अन्यथा बहु कष्टम। अन्यथा बहु कष्टम। पहले क्यों नहीं कहा
यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे किमर्थम पूर्वम न उक्तम। किमर्थम पूर्वम न उक्तम, ठीक से नहीं जानता। यदि इस वाक्य को संस्कृत में बनाना होगा तो कहेंगे स्पष्टम न जानामि। स्पष्टम न जानामि, निश्चित नहीं है। इसके लिए कहेंगे निश्चयः नास्ति। निश्चयः नास्ति, डरो मत। भीतिः मास्तु। भीतिः मास्तु, डरने की बात नहीं है। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे भयस्य कारणम नास्ति। भयस्य कारणम नास्ति। तो मित्रों, आज के ये कुछ और नए वाक्य हमने सीखे हैं। इनका दैनंदिन व्यवहार में आप प्रयोग करते रहिए और संस्कृत के ऐसे ही अंशों को सीखते रहिए। हम नए वाक्यों के साथ, नए विषयों के साथ पुनः होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, पुनः मिलामः। और कार्यक्रम में अब समय है एक और अल्प विराम लेने का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का ये कह रहा था अभी है हमारे पास 4 मिनट लेट है। हो जाएगा सब हो जाएगा। हो गया क्या? पूरे बोलने दीजिए, ऐसे करके फिर अजीब सा लगता है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। इस संस्कृत श्लोक के साथ अब बढ़ते हैं अपने चिर परिचित योग प्रभाग की ओर, जहां आप जानेंगे कि क्या है विशेष योग प्रभाग में। और इस योग की प्रस्तुति के साथ ही हम आपसे चाहेंगे अनुमति, और अगले दिन हम विशेष प्रस्तुतियों को लेकर सुप्रभातम में पुनः लौटेंगे। अभी आपको छोड़े जाते हैं योग की इस प्रस्तुति के साथ। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। मनुष्य का जीवन दुख भोगने के लिए, दुखी रहने के लिए, परेशान रहने के लिए नहीं हुआ है, सुखी रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए हुआ है। कहा भी गया, पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। ऐसे में नियमित योग साधना हमारे रोगों को दूर करती है, लेकिन रोग के साथ साथ शोक को भी दूर करती है। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस की। छींके आना, नाक बंद हो जाना और भी बहुत सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। लमसम पूरी एक बार कहें तो यहाँ से ऊपर का जो आपका स्थान है उससे जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान छिपा है विरेचन गति में। विरेचन गति हमारी लंग्स की क्लिंजिंग तो करती है, साथ में हमारे गले से जुड़ी समस्या, नासिका से, सर से, आंख से, कानों से, इन सब में बहुत बहुत लाभकारी। और अतिशोक्ति नहीं होगी अगर ये कहें कि विरेचन गति में हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है। आपको नियमित रूप से इन स्टेप्स को अभ्यास करना है, खाली पेट अभ्यास करना है। हम या तो पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में या क्रॉस लेग पोजीशन में बैठेंगे, और अगर जमीन पे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पहले अभ्यास में इस तरह से हाथों की मुट्ठी बना लेते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर टिका लेते हैं। यहाँ मनोभाव नाड़ियां, उन पर पड़ने वाले प्रेशर को फील करेंगे। फोर्सफुल एक्सहेलेशन करना है, और नासिका से जो भी मल बाहर आ रहा है एक टिश्यू रख लीजिए, हैंडकरचीफ रख लीजिए, रुमाल रख लीजिए, उससे नाक को साफ करते रहिए। इस स्थिति में आना, ऐसा आप 50 एक्सहेलेशंस का एक राउंड कीजिए और 4 राउंड तक कर लीजिए। हर राउंड के बाद दोनों हाथों को खोलना, 3 बार लंबा गहरा सांस ले लीजिए। ये हुआ पहला राउंड, यानी पहला स्टेप, जिसके 4 राउंड आपको करने हैं 50-50 एक्सहेलेशन के। दूसरे स्टेप में हम अपने बाईं हथेली को तो रखेंगे अपने थाई पर या घुटने पर, दाएं हाथ के अंगूठे से अपनी दाएं यानी राइट नॉस्ट्रल बंद करेंगे और लेफ्ट से फोर्सफुल एक्सहेलेशन 50 टाइम्स करना है। जब आप ये एक्सहेलेशन करें तो पेट के संकुचन पर भी ध्यान टिकाना है और नासिका से निकलने वाले मल पर भी। जो स्थिति में आए,
ऐसा 50 बार कर लीजिए। फिर दाएं हाथ की ही तीसरी उंगली से बाएं स्वर को यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करना और राइट से इसी को रिपीट करना। और फिर ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल्स, अंगूठा और तीसरी उंगली लेकर 50-50 बार किया। दोनों हाथों को खोला, डीप ब्रीदिंग किया, हाथों को वापस ले आए। विरेचन गति ये आप नियमित रूप से करें। रात्रि में सोने से पहले माइल्ड स्टीम लें और फिर गाय का शुद्ध देसी घी एक एक ड्रॉप अपने दोनों नॉस्ट्रल्स में ऐसे लेटे और ऐसे करके डाल लीजिए। आप ऐसा 15 दिन कर सकते हैं। प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएं, अपने ट्रिगर्स नोट करें, जिन चीज़ों से आपको जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, इन चीज़ों को अगर मैं करता हूँ तो ये समस्या बढ़ जाती है, उनको नोट करें, फिर उन्हें अवॉइड करें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरि